हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी आईएएस। जैसे कि बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब कोई बीमारी होने से पहले ही उसके सिम्टम्स पहचान लो और दवाई ले लो। तो ईआईए भी इसी तरह से कुछ काम करता है। तो ईआईए क्या है? एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये क्या करता है? एनवायरमेंट, जो भी आप डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हो या फिर कोई प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश कर रहे हो, तो उसका एनवायरमेंट पे, इकोसिस्टम पे, ह्यूमन हेल्थ पे और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है उस पर किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है, तो उसका एक इन जनरल असेसमेंट करता है। तो उसका वो सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल, ह्यूमन हेल्थ पे किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि बेनिफिशियल कैसे रहता है और एडवर्स अफेक्ट किस तरह से करता है, तो उसका इन जनरल वो असेसमेंट किया जाता है उसमें। तो ये करंट में क्यों था? तो मार्च 2020 में गवर्नमेंट द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा एक ड्राफ्ट लाया गया। जो 2006 का ड्राफ्ट था उसी में मॉडिफिकेशन करके ये नया ड्राफ्ट लाया गया। 2 मंथ के लिए वो पब्लिक डोमेन में रखा गया था। तो पब्लिक डोमेन में क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो जो भी एक्ट है या फिर कोई भी ड्राफ्ट हो तो उसमें लोगों के कमेंट्स लिए जाते हैं, उनसे सुझाव लिए जाते हैं, ताकि उसमें कुछ बदलाव करके हम उसको एक एक्ट के रूप में ला सके, एक लॉ के रूप में ला सके। तो एआई का प्रोसेसिंग किस तरह से वो वर्क करता है, किस तरह से असेसमेंट होता है? तो पहले स्क्रीनिंग किया जाता है। तो एक स्क्रीनिंग कमिटी रहती है, उनके द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उसका स्क्रीनिंग किया जाता है। उसके बाद उसका स्कोपिंग देखा जाता है, मतलब वो प्रोजेक्ट किस तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकता है, किस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है, लोगों की हेल्थ पे किस तरह से, या फिर जो वहाँ की इकोसिस्टम है उस पर किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। तो इस सब एरिया में उसका स्कोपिंग देखा जाता है। और नेक्स्ट एक एक्सपर्ट अप्राइजल कमिटी होती है, जिसमें कुछ टेक्नीशियंस रहते हैं, एक्सपर्ट रहते हैं, साइंटिफिक एक्सपर्ट रहते हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जाता है। और ये इस रिपोर्ट में वहाँ की जो, जहाँ पे आप प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करने वाले हो, तो वहाँ के जो लोग हैं उनके भी सुझाव लिए जाते हैं, उनके साथ डिस्कस किया जाता है, और वो एक रिपोर्ट बना के एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी द्वारा MOEFCC, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज को दिया जाता है। उसके बाद वो रिपोर्ट गवर्नमेंट को जाता है और गवर्नमेंट क्या करता है, उस प्रोजेक्ट को अप्रूवल देता है। तो इस तरह से जो EIA है उसका असेसमेंट किया जाता है। तो EIA का हिस्ट्री क्या है? तो वो उसका हिस्ट्री वर्ल्ड में अलग है और इंडिया में अलग है। तो वर्ल्ड लेवल पे क्या है? तो 1960 के दरमियान EIA एज अ मूवमेंट शुरू हुआ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिफ्ट रिवर। ठीक है। उसके बाद 1969 में यूएस गवर्नमेंट द्वारा न्यू एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट लाया गया, जिसे उन्होंने एक एक्ट के रूप में एआईए को स्वीकार किया। और उसके बाद 1980 के दरमियान वर्ल्ड बैंक द्वारा एआईए को अडॉप्ट किया गया। तो एआईए को क्यों अडॉप्ट किया गया? क्योंकि ताकि वर्ल्ड बैंक जो है वो एक इंटरनेशनल बैंक है जो फंडिंग करता है वेरियस प्रोजेक्ट को। तो एआईए भी इसलिए अडॉप्ट किया गया ताकि वो वेरियस प्रोजेक्ट को फंडिंग कर सके। तो ये रहा वर्ल्ड के बारे में उसका हिस्ट्री। पर इंडिया में बारे में क्या है एआईए का हिस्ट्री? 1972 के दरम्यान स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसको हमने भी, इंडिया ने भी साइन किया हुआ है। और उसी की रिएक्शन में हमने 2 एक्ट लाए। 1974 में वाटर पोल्यूशन एक्ट और 1981 में एयर पोल्यूशन एक्ट लाया गया। तो ये एक्ट जो है दो, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुआ तो उसी के रिएक्शन में ये 2 एक्ट लाए गए। पर उसके बाद क्या हुआ? 1984 में भोपाल गैस स्ट्रैटेजी हुई, यानी कि त्रासदी, उसे हम हिंदी में बोल सकते हैं त्रासदी। तो उसके उसके बाद जो भोपाल गैस त्रासदी हुई, उसकी वजह से
ज़्यादा ह्यूज तौर पे ह्यूमन लाइफ पे, इकोनॉमिक हो या फिर एनवायरमेंटल नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। तो जो बोलते हैं ना कि दूध का जला फूक फूक के पीटा है, तो उसी तरह से इस त्रासदी से हमने कुछ सीखा और गवर्नमेंट द्वारा 1986 का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। अब इसी एक्ट के अंदर 1994 में गवर्नमेंट द्वारा फर्स्ट EIA नोटिफिकेशन लाया गया और इसी नोटिफिकेशन में 2006 में और 2020 में 2 बार मॉडिफिकेशन किया गया। अब मॉडिफिकेशन करने की क्यों ज़रूरत हुई? क्योंकि जो 1994 और 2006 का जो पीरियड था, इस दरम्यान बहुत बार ऐसे हुआ कि गवर्नमेंट द्वारा EIA किए बिना ही प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया गया। उस वजह से इस एक्ट का जो नोटिफिकेशन था उसका ह्यूज तौर पे डाइल्यूशन होने लगा और इसी को कंसिडर करते और जो इंटरनेशनल लेवल पे एनवायरनमेंट को लेके जो कंसर्न चल रहा था, जैसे कि क्लाइमेट चेंज का इशू है, पोल्यूशन रिलेटेड अदर इश्यूज है, तो उसी को कंसिडर करते फिर इस एक्ट में मॉडिफिकेशन किया गया। अब इस एक्ट की नीड क्यों है? तो हमें एक लीगल फ्रेमवर्क चाहिए। जैसे कि हम कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम वेरियस रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई इंडस्ट्री हो तो उसमें हम वाटर का यूज़ करते हैं या फिर मिनरल्स का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जो हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरी है कि वो हम एक मोटे तौर पे यूज़ ना करें, मतलब सस्टेनेबल यूज़ करें। तो उसे रेगुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? तो EIA क्या करता है, तो उस रिसोर्सेज का हम सस्टेनेबल यूज़ करें, तो उसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क के तौर पे काम करता है। प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड टू गो थ्रू EIA प्रोसेस, मतलब प्रोजेक्ट जो भी हम नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, ज़रूरी है कि उस पर वो EIA प्रोसेस से जाए ताकि हमें पता चले कि उसके पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। नेक्स्ट है इट असेस इम्पैक्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, जो हम नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं उसका एनवायरनमेंट पे किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, तो उसका असेसमेंट करेगा। तो इस तरह से कुछ नीड्स है, ज़रूरतें हैं जो हमें EIA को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। अब इससे रिलेटेड इश्यूज़ क्या क्या है? पहले तो है कंसल्टेंट एजेंसी। बहुत बार ऐसे होता है कि जो प्राइवेट स्टेक होल्डर है उनके द्वारा जो प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं, तो उनके एक प्राइवेट कंसल्टेंट एजेंसीज रहते हैं, उनके अलग से मैन पावर रहती है, उनमें एक्सपर्ट रहते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, तो उन्हीं के द्वारा रिपोर्ट तैयार करके गवर्नमेंट को दिया जाता है। पर बहुत बार ऐसे होता है कि अगर आगे जाके उस इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री फॉर्म किया हो या फिर अदर कोई इंडस्ट्री आपने इस्टेब्लिश किया हो, वहाँ पे कोई डिज़ास्टर रिलेटेड एक्टिविटी हो जाए, तो ये जो कंसल्टेंट एजेंसी है वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, उससे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाते, तो ये भी एक इशू है। आगे है कंप्लायंस का इशू। अगर फॉर एग्जांपल आपको डैम कंस्ट्रक्शन करना हो तो इस पैरामीटर से आपको जाना पड़ेगा, यानी कि अगर आपने ये सब दिए हुए पैरामीटर कंप्लीट किए हैं तो आप डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो या फिर कोई नया बिल्डिंग खड़ा कर सकते हो। पर बहुत बार ऐसे होता है कि पैरामीटर पूरे किए बिना ही वो डेवलपमेंट एक्टिविटी की जाती है, तो वो भी एक इशू है। आगे है एग्जम्पशन का इशू। अब बहुत बार ऐसे होता है कि जो स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट रहते हैं, जैसे कि डिफेंस या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट रहते हैं, गवर्नमेंट वहाँ आपको EC लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, EC यानी एनवायरनमेंट क्लियरेंस। तो अगर आप स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट को एनवायरनमेंट क्लियरेंस दे रहे हो तो बाकी के सेक्टर के जो प्रोजेक्ट है वो भी आगे जाके मांग कर सकते हैं कि हमें भी EIA की प्रोसेस से न जाना पड़े, तो एग्जाम्पशन के वो मांग कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग डिले एंड रेड टैपिज्म। तो
एनवायरनमेंट क्लियरेंस का जो इशू है उसमें बहुत बार हम ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें ठीक से काम करते नहीं दिखती, और जिसे हम रेड टैपिज्म बोलते हैं, तो उस वजह से ईसी मिलने में टाइम लग सकता है, और जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो उसमें भी डिले हो सकता है डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो ये रहा इश्यूज के बारे में। अब यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था मेंस में कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है 2006 का जो ड्राफ्ट है और 2020 का जो ड्राफ्ट है, तो उसमें डिफरेंस क्या है, तो हम वन बाय वन देखेंगे। तो प्रोजेक्ट कंसर्निंग नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी आर कंसिडर्ड एज अ स्ट्रैटेजिक, मतलब जो प्रोजेक्ट डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड है उसे स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट कंसिडर किया जाता है। पर इस ड्राफ्ट में क्या किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दिया गया है कि आप किसी प्रोजेक्ट को स्ट्रैटेजिक बनाते हो या नहीं बनाते, वो आपके हाथ में है, ठीक है। तो पर इसमें एक इशू है कि ऐसा हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजिक ना हो, पर उसको स्ट्रैटेजिक वाली कैटेगरी में डाल के उसको ईसी दिया जा सकता है, तो ये भी एक इशू हो सकता है इसमें। नेक्स्ट है लेस एग्जम्पशन। ये जो 2006 का ड्राफ्ट था उसमें कम एग्जम्पशन थे, पर इस वाले ड्राफ्ट में क्या किया गया है कि जैसे कि कुछ एक्टिविटीज़ है, रोड कंस्ट्रक्शन या फिर पाइपलाइन इन बॉर्डर एरिया, नेक्स्ट है ऑल इंडिया इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट, और आगे ऑल एक्सपांशन एंड वाइडनिंग ऑफ नेशनल हाईवेज। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट हैं, उनको गवर्नमेंट द्वारा इसमें एग्जाम्पशन दिए गए हैं, बढ़ाए गए हैं। पर अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो जो बॉर्डर एरिया है, तो अब बॉर्डर एरिया किसे कहते हैं कि जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल रहता है वहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी तक का जो एरिया होता है, तो उसे हम बॉर्डर एरिया कंसिडर करते हैं। पर अगर नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट है उन्हें कंसिडर करें, तो हमें वो जो स्टेट है उनका जोग्राफिकल एरिया बहुत कम है, और अगर इकोसिस्टम या फिर अफॉरेस्टेशन से रिलेटेड कंपेयर करें तो अदर जो स्टेट है उनसे ज़्यादा ट्रीज नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हमें दिखाई देते हैं। पर अगर आप वहाँ पे कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करते हो तो ज़्यादा तौर पे वहाँ का डिफॉरेस्टेशन किया जा सकता है, तो ये भी एक कंसर्न है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है कंप्लायंस रिपोर्ट टू बी सबमिटेड बाय पार्टीज एवरी 6 मंथ। ये जो ड्राफ्ट था 2006 का, तो उसमें कंप्लायंस रिपोर्ट आपको एवरी 6 मंथ में सबमिट करना पड़ता था। पर जो नया 2020 का ड्राफ्ट है उसमें ओनली वंस इन ईयर, मतलब पूरे साल में आपको एक बार ही आप कंप्लायंस का रिपोर्ट दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक कंसल्टेशन आफ्टर EIA रिपोर्ट सबमिशन। 2006 का जो ड्राफ्ट है उसमें आप EIA रिपोर्ट सबमिट करने के बाद लोगों के साथ पब्लिक कंसल्टेशन कर सकते थे, पर इसमें एक प्रॉब्लम है, मतलब रिपोर्ट के दरम्यान अगर आप लोगों से पूछते हो कि आपकी क्या राय है, लोगों के सुझाव लेते हो, तो ये अच्छी बात है ना। पर यहाँ एक क्वेश्चन मार्क ऐसे है कि मतलब रिपोर्ट तो आपने भेज दिया, पर उसके बाद पब्लिक कंसल्टेशन का क्या करेंगे, ठीक है। तो ये एक इशू था इसमें। पर जो 2020 का जो ड्राफ्ट है उसमें क्या किया गया, आप रिपोर्ट जब सबमिट करेंगे तो रिपोर्ट के दरमियान ही कंसल्टेशन लोगों के साथ किया जाएगा, और जो पब्लिक कंसल्टेशन का टाइम पीरियड था तो उन्होंने वो कम किया है, जो पहले 30 डेज का था तो अब उन्होंने कम करके वो 20 डेज किया हुआ है। पहले क्या था, 20,000 स्क्वायर मीटर या फिर उसके अबव की जो एरिया है उसको एनवायरमेंट क्लियरेंस लेने की ज़रूरत थी, यानी कि 20,000 स्क्वायर मीटर के नीचे का जो एरिया है तो उसके लिए ईसी की ज़रूरत नहीं थी। पर अब उन्होंने क्या किया है, इसमें वो एरिया बढ़ाया है, इसमें उन्होंने 1.5 लाख स्क्वायर मीटर का लिमिट बनाया हुआ है, यानी कि 1.5 लाख स्क्वायर मीटर के
एरिया में आपको कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी करनी है तो वहाँ पे आपको ईसी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से 2006 और 2020 का जो ड्राफ्ट है तो इसमें ये इस तरह के डिफरेंसेस है। पर 2006 का जो ड्राफ्ट है उसमें कुछ और एक पॉइंट भी ऐसे है। ईआईए जो है उसमें दो कैटेगरी किया हुआ है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, प्रोजेक्ट ए की कैटेगरी और बी की। जो कैटेगरी ए में प्रोजेक्ट आते हैं उन उस तरह के जो प्रोजेक्ट है उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से ईसी लेना पड़ेगा। और जो कैटेगरी बी है तो इस कैटेगरी में जो प्रोजेक्ट आते हैं उसके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट से ईसी लेना पड़ेगा। पर इसमें भी B1 और B2 ऐसे दो कैटेगरी है। तो जो B1 कैटेगरी में प्रोजेक्ट आते हैं उनके लिए आपको कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि आप ईसी लें। और जो B2 कैटेगरी में आते हैं तो इसमें आपको ईसी नहीं भी लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह ईआईए वर्क करता है। पर हमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आजकल डिबेट चल रहा है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट, तो सिर्फ हमें डेवलपमेंट ही नहीं करना है, तो डेवलपमेंट के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को साथ में लेके चलना है ताकि हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ को हासिल कर सके, अचीव कर सके।